ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 9th की पुस्तक स्पर्श में दी गई एक कविता खुशबू रचते हैं हाथ पढ़ेंगे। तो हमेशा की तरह कविता शुरू करने से पहले हम कवि के बारे में जान लेते हैं। तो खुशबू रचते हैं हाथ कविता के कवि हैं अरुण कमल, जिनका जन्म 15 फरवरी 1954 यानी 1954 में बिहार के रोहतास जिले के नासिरगंज में हुआ था। अरुण कमल को इनकी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और अन्य कई पुरस्कार मिले। कविता लेखन के साथ साथ इन्होंने अनुवाद भी बहुत से किए हैं। इन्होंने 4 कविता संग्रह लिखे हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनके नाम हैं केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। यानी इनके 4 ऐसे संग्रह हैं जिसमें बहुत सी कविताएं संकलित की गई हैं। और इन्होंने एक आलोचना लिखी है। आलोचना यानी क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म को आलोचना कहते हैं, जिसका नाम है कविता और समय। और एक इन्होंने आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है मायाकोव्स्की की आत्मकथा। जंगल बुक नाम की पुस्तक को इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में ट्रांसलेट किया। और कुछ उस समय कुछ कवि, युवा कवि थे जिनकी हिंदी की कविताओं को अंग्रेजी में अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया। और इनकी कविताओं को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि नए नए बिंबों का प्रयोग किया। बिंब यानी जो किसी जब कोई तुलना करते हैं तो वह नई नई चीज़ों से तुलना करते हैं, नए नए शब्दों का प्रयोग किया है इन्होंने। और इनकी भाषा वैसे तो बोलचाल की खड़ी बोली भाषा है जिसमें हम बातचीत करते हैं, लेकिन इनकी कविताओं में हमें लय मिलेगी, रिदम। और हमेशा कविताओं को इन्होंने छंदों में लिखा है। छंद यानी मीटर, जिसको लय के साथ हम गा भी सकते हैं। और जो इन्होंने आप बीती पर बहुत सी कविताएं लिखी। आप बीती यानी इनके साथ जो कुछ भी बीता जीवन में, तो उस पर कविताएं लिखी। जग बीती पर कविताएं लिखी। जग बीती यानी जग में देखा, संसार में देखा क्या क्या हो रहा है, उस पर उन्होंने कविताएं लिखी। और जीवन के विविध क्षेत्रों को देखा इन्होंने, बहुत ऑब्जर्व करते थे, बहुत ध्यान से देखते थे, इसलिए इनकी कविताओं में बहुत सी विविधता मिलती है, वैरायटी मिलती है। क्योंकि जीवन में वैरायटी ही होती है। तो ये सब देखकर इन्होंने अपनी कविताओं में भी बहुत विविधता डाली। कई तरह की कविताएं इनकी हमें देखने को मिलती हैं। और इनकी कविता को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से इन्होंने कविताओं में जीवन के प्रसंगों को डाल दिया है। कोई ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ा, जैसे कोई घटना देखी कविता लिख डाली, इस तरह लगता है इनकी कविता को पढ़ने पर। और इनको समाज में फैले हुए शोषण के प्रति बहुत गुस्सा था। शोषण, जो एक्सप्लॉयटेशन है समाज में, समाज वर्गों में बटा हुआ है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ों को देखकर उन्हें बहुत क्रोध आता था, आक्रोश, नफरत होती थी। और इसलिए इनकी कविताओं में हमें ऐसा आक्रोश का स्वर देखने को मिलता है। इनको ऐसा लगता है इनकी कविताओं को पढ़कर कि ये इस पूरी व्यवस्था को बदल देना चाहते हैं। समाज में जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच, गरीब अमीर का अंतर है, ये सब हटाकर एक नया समाज बनाना चाहते हैं, ऐसा लगता है इनकी कविता को पढ़कर। तो सामाजिक विषमताओं पर इन्होंने कविता लिखी हैं। कविताएं सामाजिक विषमताएं, यही जो अंतर है समाज में। इनकी जो ये कविता हम पढ़ने वाले हैं, खुशबू रचते हैं हाथ, इसको पढ़कर हमें ये महसूस होगा कि इन्होंने समाज की एक असलियत, एक सच्चाई को बेनकाब कर दिया है, पर्दा उठा दिया है उस पर से। और वो सच्चाई हम सबको पता है, हम सब अपने जीवन में भी देखते हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा है जो समाज को सुंदर बनाने में लगा हुआ है, लेकिन
वो खुद किस हालत में जीता है, वो कैसे जीवन जीता है, इस बात का कवि को बहुत दुख है। तो वो कहते हैं, खुशबू रचते हैं हाथ। रचते हैं मतलब बनाना, निर्माण करना। तो कुछ हाथ ऐसे हैं हमारे समाज में जो खुशबू बनाते हैं, जो खुशबू का निर्माण करते हैं। उन हाथों के बारे में कवि ने कहा है, उन हाथों का वर्णन किया है। कितनी सुंदरता से आप भी इसको जब समझोगे कविता को, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। तो देखिए, कहते हैं, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद। कई गलियों के बीच, कई बहुत सारी तंग गलियों के बीच से अगर गुजर के देखें, कई नाले जो होते हैं जिसमें गंदा पानी बहता है, घरों से निकला हुआ जो गंदगी का पानी नालों में बहता है गलियों में, उनके पार, उनके उस पार दूसरी तरफ कूड़े करकट के ढेरों के बाद, कूड़े करकट के बड़े बड़े ढेर हैं, उनके बाद आगे बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर। एक टोला है, टोला एक ग्रुप, एक समूह है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का समूह हो, चाहे वो ऐसे ही रहने वाले छोटे छोटे घर बनाकर रहने वालों का समूह हो। कैसा है उनका वातावरण, कहाँ है उनका टोला, उनका झुंड, उनका समूह? गलियों के बीच में, छोटी छोटी गलियों के बीच में, नालों के पार, उनके घर के पास नाले हैं, गंदे नाले, कूड़े करकट के ढेर के बाद उनका टोला आता है। और उस बदबू से फटते जाते उस टोले के अंदर इतनी बदबू है, क्योंकि कहाँ है वो टोला, वो झुंड लोगों का रहने का समूह, वो छोटी सी बस्ती। इसके कई अर्थ ले सकते हैं, टोले, समूह, झुंड, बस्ती, झुग्गी झोपड़ी। तो वहां पर इतनी, ऐसे लगता है बदबू का बम फटा है। जब जैसे बम फटता है तो आग की, बम में जो मसाला होता है उसकी खुशबू, उसकी स्मेल आती है, बदबू आती है। दिवाली पे आपने महसूस किया होगा। तो वहां पर जाओ, अगर उस टोले में जाओ जो कूड़े करकट के ढेर के उस पार है, जो नालों के उस पार है, जो गलियों के बीच में है, वहां ऐसे लगता है जैसे एक बदबू का बम फटा हुआ है और इतनी बदबू फैली हुई है। वहां पर, उस जगह पर खुशबू रचते हैं हाथ। ऐसी गंदी जगह पर कुछ हाथ ऐसे हैं जो खुशबू बनाते हैं। कैसे हाथ हैं वो? अब हाथों का वर्णन कर रहे हैं। कई तरह के हाथ हैं। उभरी नसों वाले हाथ, नसें जो हमारी ये वेन्स होती हैं ना, हाथों में दिखती हैं। तो जब, कब उभरी हुई नसें दिखती हैं हाथों में? जब लोग बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े हो जाते हैं तो हाथों के अंदर की जो जो चर्बी होती है, जो वो पिघल जाती है और हाथ, मांस एकदम चिपक जाता है हाथों से और नसें उभर आती हैं, नसें दिखाई देने लगती हैं। एकदम हाथ को देखने से पता चल जाता है कि बूढ़े का हाथ है या जवान का हाथ है या बच्चे का हाथ है, नसों को देखकर। तो जिन हाथों की नसें उभर के आ जाती हैं, मानो वे हाथ बूढ़े हैं, बूढ़े व्यक्ति के हाथ हैं। तो कैसे हाथ, कैसे कैसे हाथ हैं जो नसें, जो खुशबू बनाते हैं? उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ। ऐसे भी हाथ हैं जो खुशबू बना रहे हैं जिनके नाखून घिस चुके हैं। अब वो नाखून कैसे घिसे हैं? बर्तन मान मान के घिसे हैं, सफाई कर कर के घिसे हैं, कि कपड़े धो धो के घिसे हैं, कि कोई ना कोई ऐसा काम करते रहे हैं जिससे उनके नाखून बिल्कुल घिस चुके हैं। काटे हुए नहीं है नाखून, घिस चुके हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। और ऐसे भी हाथ हैं जो बिल्कुल पीपल के पत्ते जैसे कोमल, नए, जब नया नया पत्ता आता है तो बिल्कुल कोमल हाथ, कोमल लगता है। तो ये हाथ किसके होंगे? बच्चों के। छोटे बच्चे भी जिनके हाथ पीपल के पत्तों जैसे, पीपल का पेड़ आप जानते हो, पीपल के पेड़ पर जब नए नए पत्ते
उगते हैं तो वो बहुत सॉफ्ट, मुलायम, चमकदार होते हैं। बच्चों के हाथ वैसे ही होते हैं। तो ये खुशबू कौन बना रहा है? बच्चे। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। और ये हाथ कैसे हो गए हैं? इन हाथों से खुशबू आ रही है। ऐसा लगता है जैसे जूही की डाल, जूही एक फूल का नाम है जो डाल पर, पेड़ की डाल पर, शाखा पर उगता है। तो जूही की डाल से जैसे खुशबू आती है फूलों से, वैसे इन हाथों से खुशबू आ रही है। ये हाथ खुशबू वाले हाथ हैं। गंदे कटे पिटे हाथ। और फिर ये हाथ कैसे गंदे भी हैं, कईयों के कटे पिट गए हैं। अब किसके होंगे ये कटे पिटे हाथ? जो मजदूरी करता होगा, जो मेहनत करता होगा, पता नहीं पत्थर तोड़ता होगा कि सड़कें तोड़ता होगा, या कैसा काम, इतनी मेहनत का काम करता होगा जो जिससे हाथ कट पिट जाते हैं। जख्म से फटे हुए हाथ। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके हाथ जख्मों से फट गए हैं। जिस काम को ये कर रहे हैं उस काम को करते करते जख्म हो गए हों। तो कितने तरह के हाथ हैं जो खुशबू बना रहे हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। अगरबत्तियां आप जानते हो, जो हम पूजा में जलाते हैं, स्टिक्स, जिनमें से बहुत खुशबू आती है। अलग अलग खुशबू वाली, अलग 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 सेंट वाली अगरबत्तियां आती हैं। चंदन की, गुलाब की, केवड़े की, खस की, कई तरह की। आजकल तो बहुत तरह की खुशबू वाली अगरबत्तियां आने लगी हैं। अगरबत्ती आप जानते हो, सबके घर में अगरबत्ती होती है और कभी ना कभी हम जलाते हैं। तो क्यों खुशबू आती है इनके हाथों से? क्यों इनके हाथ खुशबू रच रहे हैं? ये इसी गली में, जिस गली में क्या है, चारों तरफ गंदगी और बदबू, इसी गली में मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां, पूरे देश भर में बिकने वाली मशहूर अगरबत्तियां इस गली में बनाई जाती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, गंदे, हम तो यही सोचते हैं ना कि गंदी जगह पर रहने वाले लोग भी गंदे हैं, लेकिन यही गंदे लोग, कवि गंदे लोग कहकर बहुत बड़ा व्यंग कर रहे हैं। यही गंदे लोग हैं जो खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाते हैं और पूरे मुल्क में, पूरे देश में, मुल्क यानी देश, पूरे देश में इनकी अगरबत्तियां बिकती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं। कौन कौन सी अगरबत्तियां बनाते हैं? केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी। ये सब पेड़ों के खुशबूदार फूलों के नाम है। केवड़ा एक फूल है, जैसे वनीला होता है वो भी पेड़ में उगता है और फिर उसके फूल जो होते हैं उससे खुशबू निकाली जाती है। इसी तरह केवड़ा भी एक उगने वाला एक ऐसी वनस्पति है जो पेड़ों में उगता है और जिसमें से खुशबू निकाली जाती है, इत्र बनाया जाता है केवड़े का, खुशबू, सेंट, एसेंस बनाया जाता है। उसको फिर कई चीज़ों में प्रयोग करते हैं, अगरबत्तियाँ बनाने में, कुल्फ़ी बनाने में, ऐसे कई चीज़ों में केवड़े की खुशबू डाली जाती है। पानी में भी केवड़ा डालकर लोग पीते हैं। तो केवड़ा, गुलाब जानते हो, रोज़, खस, खस भी पेड़ पर उगने वाला एक प्रकार का, जिसको पॉपी सीड कहते हैं, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। उसकी भी अगरबत्तियां बनती हैं। रात रानी भी एक फूल है, रात रानी फूल का नाम है, उसकी खुशबू की भी अगरबत्तियां बनती हैं। तो बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया को सारी गंदगी के बीच, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। सारी दुनिया की गंदगी है वहाँ, नालियाँ है, कचरा है और बदबू है, सारी गंदगी दुनिया भर की वहाँ पर भरी हुई है। ऐसे लगता है कि बदबू का बम फटा हुआ है वहाँ पर। और छोटी छोटी गलियाँ हैं,
वहाँ पर उस दुनिया भर की गंदगी के बीच दुनिया भर की खुशबू बनाते हैं, दुनिया की सारी खुशबू बनाते हैं। जितने भी फ्लेवर आते हैं, जितने भी खुशबुएं होती हैं, सारी ये अगरबत्तियाँ बनाकर उसमें डाल देते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो कितनी छोटी सी कविता, कितनी सिंपल सी कविता लिखी गई है। और देखिए इसमें इन्होंने लय का, छंद का प्रयोग किया है और कितनी सिंपल सी भाषा में कितनी बड़ी बात कह दी है। वो क्या कह रहे हैं कि स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं बहुत से लोग। एक ऐसा वर्ग है जो दूसरों की जिंदगी को खुशहाल कर रहा है और खुद कैसे जी रहा है। ऐसे कितने उदाहरण हैं। एक ऐसा मजदूर वर्ग है जो दूसरों के लिए सुंदर सुंदर मकान बनाता है, घर बनाता है, फ्लैट्स बनाता है और खुद कहाँ रहता है, गंदी सी झुग्गी झोपड़ी में। एक ऐसा वर्ग है जो स्कूल बिल्डिंग्स बनाता है और जिसके बच्चे पढ़ नहीं सकते अच्छे स्कूलों में, जिसके बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं क्योंकि गरीबी इतनी है, उसे कमाने के लिए भेज दिया जाता है बचपन में। एक ऐसा वर्ग है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाता है, अस्पताल बनाता है, लेकिन वो अपनी बीमारी का इलाज वहाँ नहीं करवा पाता, वो गंदगी में ही रह जाता है, वहीं मर जाता है। तो ये बात बहुत कचोटती है कवि को, बहुत दुखी करती है कि ऐसा क्यों है। जो समाज का वर्ग इतनी मेहनत करता है, इतना परिश्रम करता है, इतनी बुरी परिस्थितियों में जीता है और समाज के लिए इतना सब कुछ करता है, उसके लिए समाज क्यों कुछ नहीं करता। तो जब तक कवि या लेखक आवाज़ नहीं उठाएंगे, समाज को कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो इस कविता द्वारा कवि ने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि इस तरह से समाज में विसंगतियां नहीं होनी चाहिए, विषमताएं नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो हमें कुछ करना चाहिए। केवल कविता पढ़ना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम समाज के ऐसे वर्ग का अगर उत्थान कर सके, उनको उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में कोई भी योगदान दे सके, तो एक कविता का पढ़ना सार्थक हो जाएगा। तो ये कविता आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अगर कुछ भी संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए और हमेशा गरीबों की सहायता करने की चेष्टा कीजिए।